भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। लगभग हर वर्ग को निराशा हाथ लगी क्योंकि सबको ये अंदाजा था कि चुनाव से पहले आ रहा ये बजट लोकलुभावन होगा। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि टैक्स से राहत मिलेगी, वो नहीं मिली। उपभोक्ताओं को उम्मीद थी कि महंगाई से राहत के लिए केंद्र सरकार कुछ सीधा सीधा उपाय करेगी, लेकिन वो भी नहीं हो सका। शेयर बाजार को उम्मीद थी कि चुनाव के पहले कुछ चमत्कारिक ऐलान किए जाएंगे जिससे कि बाजार में जान आ जाएगी, और सीधे सीधे वैसा भी कुछ नहीं दिखा है। बीजेपी के समर्थक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस बात की उम्मीद थी कि चुनाव के पहले सरकार कुछ ऐसा ऐलान करेगी जिसका ढोल पीट पीट कर वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की बोलती बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो क्या मोदी सरकार लोक लुभावन बजट का इस्तेमाल कर चुनाव में जीतना नहीं चाहती है? अगर ऐसा है तो क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कुछ सवाल हैं स्ट्रेट टॉक में जो हम उठाना चाहते हैं, और सवाल ये कर्मचारियों के हैं, मजदूर वर्ग के हैं, मिडिल क्लास के हैं। ये सवाल क्या हैं जो कि भारत का मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, जिसकी आय मध्यम वर्ग के बीच में आती है, उसका क्या कहना है, क्या उम्मीदें हैं? ये सवाल हैं कि भारत सरकार के अंतरिम बजट से कर्मचारी क्यों खफा है? कर्मचारियों की नाराजगी क्या केंद्र पर भारी पड़ेगी? मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में कर्मचारियों को क्या कुछ मिला है, इसको भी समझे जाने की जरूरत है। और क्या ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग काफी प्रबल दिखने लगी थी वो कमजोर पड़ने लगी है? इन सभी सवालों को समझने की, टटोलने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी जुड़ चुके हैं, जो कि ऑल इंडिया पावर फेडरेशन के, इंजीनियर्स पावर फेडरेशन के चेयरमैन है। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने निराशा जताई थी जब निर्मला सीतारमण ने अपना अंतरिम बजट पेश किया, तो फिर आपने कहा कि बहुत बड़ी निराशा है और लगातार साल दर साल ये निराशा जो है और मजबूत होती जा रही है। शैलेंद्र सर, क्या कर्मचारी वर्ग जो है वो मोदी सरकार के पूरे 10 वर्षों के कार्यकाल से खफा है, या फिर अंतरिम बजट से जो उम्मीदें थी सिर्फ उसे 1 साल का ये कह लीजिए कि वो ये पूरा नहीं हो पाया है और ये मांग जो है, उम्मीदें जो हैं वो अभी भी बरकरार है? देखिए, केवल अंतरिम बजट की बात नहीं है। कर्मचारियों की जो भी प्रमुख समस्याएं हैं उनको लेकर साल दर साल केवल बजट की भी बात नहीं, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वह कर्मचारी विरोधी है जी। मैं इसको इस प्रकार से समाप्त करना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग उन कर्मचारियों के लिए है जो नौकरी में है जी। लेकिन बड़े बड़े पैमाने पर पदों को रिक्त रखा जा रहा, खाली रखा जा रहा है, और यह संख्या लाखों की तादाद में है। जी। आज आज देश में जितने पद खाली हैं उनमें 40% से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। जैसे अब में भी अग्निवीर आ गया, ये भी आउटसोर्स ही है 4 साल के लिए। तो जो कर्मचारी आउटसोर्स है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, उनको तो फिक्स अमाउंट मिल रहा है, वो उम्मीद लगाए बैठे थे। जो कर्मचारी सेवा में है और पुरानी पेंशन उनको नहीं मिलती है, वो पुरानी पेंशन की उम्मीद लगाते हैं। जो कर्मचारी सेवा में है और उनको पुरानी पेंशन भी नहीं मिलती है, तो वह कर्मचारी कम से कम इस बात की उम्मीद लगाते हैं कि पे स्ट्रक्चर ठीक हो, उनका वेतन का पुनरीक्षण हो। और जो कोरोना काल था, कोविड काल था, कोविड काल में 18 महीने का डियरनेस अलाउंस कर्मचारियों को, यह बहुत बड़ी धनराशि है जी। जो कर्मचारियों से ली गई राष्ट्रहित में। लेकिन अब तो सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, कहा जा रहा अच्छे दिन आ गए, इसी बजट में कहा गया सब लोग बहुत खुश हैं। तो जो सब लोग खुश हैं तो कर्मचारियों को वो डियरनेस अलाउंस जो 18 महीने की 3 किस्तें जब्त कर ली हैं वह कर्मचारियों को मिलना चाहिए था। इस प्रकार से कर्मचारियों की अनदेखी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है, कर्मचारियों की अनदेखी हो रही है, जिससे कर्मचारियों में गुस्सा है। यह कोई एक बजट की बात नहीं है, यह केंद्र का है। और पब्लिक सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन, पीएसयूज का, शिव गोपाल जी जुड़ चुके हैं। रेलवे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है इस देश के अंदर। रेलवे का टुकड़ों में निजीकरण किया जा रहा है। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा कर्मचारी बिजली के हैं देश में जो है,
उनका टुकड़ों टुकड़ों में निजीकरण किया जा रहा है। तो विभाग को ही खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये सारी बातें नट सेल में अगर मैं कहूँ, पीएसयू का निजीकरण, पुरानी पेंशन की बहाली न होना, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, नियमित भर्तियां ना होना, यह प्रमुख सवाल है जो कर्मचारियों को उद्वेलित करता है। बिल्कुल, कर्मचारी को उद्वेलित कर रहा है। लेकिन शैलेंद्र सर, पिछले कुछ समय से अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर ले तो जितनी आक्रामकता कर्मचारी यूनियन ने दिखाई थी, वो आक्रामकता भी कमज़ोर पड़ती नजर आने लगी थी। और जिस बजट से उम्मीदें थी, उस बजट ने भी निराशा अब दे दी है। तो इसके बाद क्या रणनीति या फिर किस तरह की योजना बना रहे हैं? आप स्वयं जो है इतने लंबे समय से कर्मचारियों की आवाज़ उठाते रहे हैं, तो आप आगे इस मांग को किस तरह से लेकर जाने का विचार कर रहे हैं या फिर योजना बना रहे हैं? देखिए, कर्मचारियों की जो मांग है उसकी मजबूती में कर्मचारियों की ओर से कोई कमी नहीं आई, इससे मैं सहमत नहीं। दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक कमेटी का गठन किया था जी, और ये कहा गया था कि वह कमेटी जो है जो एनपीएस है उसमें संशोधन करेगी और पुरानी पेंशन में जिस प्रकार से गारंटीड पेंशन दी जाती है, इस प्रकार से पेंशन का कोई फार्मूला सामने आएगा। तो कोई फार्मूला सामने आता तो हम लोग टिप्पणी करते जी। इस बजट में उम्मीद की जा रही थी कि इस फार्मूले की चर्चा इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे, लेकिन उसकी भी उन्होंने चर्चा नहीं किया। बाकी हर सत्र में लिखित उत्तर दिया जाता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और उत्तर ये दिया जाता है कि पुरानी पेंशन बहाल करने की सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई विचार नहीं है जी। तो सरकार की जो नीति है उसको तो हम लोग जानते हैं, और इसी कारण से उसके विरोध में कर्मचारी चाहे किसी भी सेक्टर का हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, स्टेट सेक्टर का हो, सेंट्रल सेक्टर का हो, सब सड़कों पर अपने अपने ढंग से उतरे हुए। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और जी, शैलेंद्र दुबे सर ने लगातार हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से भारी निराशा तो हुई है, लेकिन वो आगे इस रणनीति पर बढ़ रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगे पुरजोर तरीके से उठाई जाए। शिव गोपाल सर, आपसे भी मैं समझना चाहूँगी, जब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत आवाज़ जो है मजबूत दिख रही थी, बीच में ये आवाज़ थोड़ी सी कह लीजिए कि इंतज़ार कर रही थी कि शायद केंद्र सरकार कुछ करेगी, लेकिन अब अंतरिम बजट भी आ चुका है, तो मैं समझना चाहूंगी कि जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई हैं और अब आगे क्या रणनीति? देखिए, एक बात तो निश्चित है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो है वो मरने वाला मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारियों के जीवन और मरण का सवाल है। और 1 जनवरी 2004 के बाद जो बच्चे और बच्चियां आए हैं उनके भविष्य का क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है अगर ये पेंशन स्कीम लागू रही तो जी। तो इसलिए जो आंदोलन है वो इसी वजह से लोग कर रहे हैं, और तमाम साथी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हमने भी एक ज्वाइंट फ्रंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम बनाया हुआ है अपने साथियों के साथ मिल करके, और उसके चलते हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया। रामलीला मैदान में 2 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए। और साथ इसके, चूंकि मैं स्टाफ साइड का सेक्रेटरी भी हूँ नेशनल काउंसिल जेसीएम का, तो सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसने भी 2 बार हमसे बात की है। हमने उसको साफ तौर पर कह दिया है कि जो डिफाइंड पेंशन सिस्टम में बेनिफिट हमको मिल रहे थे, आप वो अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई और बातचीत हो नहीं सकती है। तो वो चीजें हम लोगों ने लिख करके भेज दी हैं। अभी लोगों ने बहुत ही अफवाहें उड़ाई कि साहब अब तो इस पेंशन में, इस बजट में इसका घोषणा हो जाएगा। हमने उसी के पहले ही कह दिया था कि कुछ नहीं होने वाला है, बजट में इस तरीके की कोई घोषणा होने वाली नहीं है, हम जानते थे इस बात को। और अभी जो सवाल है कि अभी आगे की रणनीति क्या है, तो हमारी एक रणनीति तो ये है कि जो लोग अलग अलग हो करके इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं उनको सबको किसी भी तरीके से एक मंच पे लाया जाए। दूसरी बात यह है कि अभी हमने 7 तारीख को अपने JFROPS की मीटिंग बुलाई है सारे स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स को देश भर से, और उसमें अब हमारे पास में कुछ बचा नहीं है। हमने प्रदर्शन करके देख लिया, स्टेट में प्रदर्शन करके देख लिया, जिलों में प्रदर्शन करके देख लिया, रामलीला मैदान भर करके देख लिया,
और अब हमारे पास में कोई बचा नहीं अलावा इसके कि हम कोई तारीख मुकर करके और देश भर में हड़ताल की बात करें। चाहते यही है कि ये हड़ताल देश में एक ऐसी हड़ताल हो जिसमें खाली रेल नहीं बंद हो, सारे केंद्र सरकार के कार्यालय बंद हो, बिजली बंद हो, सड़क बंद हो, राज्य सरकार के कर्मचारियों के दफ्तर बंद हो, उसमें सारे शिक्षक हड़ताल पर उतरे, यूनिवर्सिटी से लेकर के प्राइमरी स्कूल तक सब बंद हो, ताकि लोगों को ये पता चले कि इस देश के अंदर कर्मचारियों के अंदर कितनी अशांति है इस सवाल को लेकर के। हम सरकार से हमारा कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं है। ये सरकार और इसके प्रधानमंत्री 100 साल तक प्रधानमंत्री रहे, हमारा कोई उससे मतलब नहीं है, वो रहना चाहिए, वो रहे अपना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कर्मचारियों के बारे में जो उनका एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें कहीं पर सरकारी कर्मचारी आते हैं या नहीं आते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो सवाल अगर हमारा हल नहीं हुआ तो हम समझते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के पास में संघर्ष के अलावा, हड़ताल के अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। और हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वही हमारी आने वाले समय की रणनीति है। तो जिस हड़ताल की बात करें शैलेंद्र सर, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, जैसा कि शिव गोपाल सर ने कहा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्तर पर हमने प्रदर्शन करके देख लिया, बातचीत भी करके देख ली, समिति भी जो बनी हुई है, जिस तरह से रिकमेंडेशन को तरजीह दी गई है या फिर दी जा रही है, या फिर ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ हो सकता है, ये तमाम कवायदे ऐसा लगता है कि कुछ भी ठोस परिणाम लेकर नहीं आ रही। तो क्या आप भी, क्योंकि संयुक्त रूप से अब हड़ताल की बात कर रहे हैं शिव गोपाल सर, तो क्या आप भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ने का मन बना रहे हैं, या फिर सबको साथ आना होगा तभी केंद्र सरकार को झुकाया जा सकता है? बिल्कुल सही बात कहा शिव गोपाल जी ने। हम सब लोग इस मामले में एक मत हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए जी। और पुरानी पेंशन की एक नीति बनी हुई है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम के तहत उसकी बहाली होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ इधर उधर होता है, कोई लीपापोती करने की बात की जाती है, तो जैसा शिव गोपाल जी ने कहा कि उससे वह सहमत नहीं है, तो उससे कोई सहमत नहीं है, हम लोग भी उससे सहमत नहीं है। और यह बात भी बिल्कुल उचित है कि अलग अलग मोर्चे हैं, अभी लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, लेकिन सबको एक साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साथ सबकी पेंशन समाप्त हुई। तो जब एक साथ सबकी पेंशन समाप्त हुई है, एक पॉलिसी से समाप्त हुई है, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ खड़े होना पड़ेगा। और हड़ताल हमारा आखिरी हथियार है, लास्ट वेपन है, और सब कुछ करके हम देख चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी केंद्र सरकार, मैं तो यह कहता हूँ केंद्र सरकार की प्रायोरिटी में ऐसा लगता है कर्मचारी अब है ही नहीं। पहले हम कहते थे कि लास्ट प्रायोरिटी पर है, अब दिखाई दे रहा है कि हम कहीं प्रायोरिटी में है ही नहीं, वह फाइनेंस बात करते हैं। तो मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि अब आज की तारीख में टैक्स जो है वह इंडिविजुअल टैक्स कारपोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया। 8,25,000 करोड़ रुपए कारपोरेट का टैक्स आया है और 8,32,000 करोड़ रुपया इंडिविजुअल टैक्स आया है। और इंडिविजुअल टैक्स की बात जब हम लोग करते हैं तो इंडिविजुअल टैक्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो वर्किंग क्लास का है, एम्प्लॉय का है, क्योंकि दुकानदार हैं जो और असंगठित ऐसे लोग हैं, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वह उनकी इनकम का जो अपना हिसाब देते हैं वह कितना सही है कितना गलत है वह डिबेटेबल है। लेकिन कर्मचारी तो अपनी इनकम का हिसाब देता है, वह डिबेटेबल नहीं है, वह तो ऑन रिकॉर्ड है, चेक से उसको सैलरी मिलती है, चेक से उसको पेंशन मिलती है। तो आज की तारीख में सरकार के बजट में कारपोरेट से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वह इंडिविजुअल टैक्स पेयर का है, और इंडिविजुअल टैक्स पेयर में सबसे प्रमुख हिस्सा जो है वर्किंग क्लास का है, कर्मचारी का है। उसी कर्मचारी को पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है, नए नए तर्क दिए जा रहे हैं। मैं तो बड़ी साधारण सी बात पूछना चाहता हूँ कि इतने तर्क दिए जा रहे हैं एनपीएस के पक्ष में, तो जो लोग पेंशन ले रहे हैं, चाहे विधायिका के लोग ले रहे हैं, चाहे संसद के लोग ले रहे हैं, चाहे न्यायपालिका के लोग ले रहे हैं, न्यायपालिका में भी मिल रही है, तो वह लोग एनपीएस क्यों नहीं ले लेते? हमारे लिए तर्क बताते हैं और खुद वो एनपीएस से गवर्न होते हैं। तो 36 साल एक कर्मचारी नौकरी करेगा और उसके बाद वह सड़क पर आ जाएगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी,
दिस इज नॉट टेकन। जो बात कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल टैक्स की शैलेंद्र सर ने रखी है, क्या उन आरोपों की तरफ ये इशारा है या फिर उसका एक नमूना कहा जा सकता है जिसमें ये आरोप लगते रहे हैं कि केंद्र सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार? देखिए, मैं शैलेंद्र भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस सरकार का जो सोच है वो निश्चित तौर पर कॉर्पोरेट्स की तरफ काफ़ी है, और उसका एक मोटा कारण ये नज़र आता है कि इन्होंने अभी हाल में ही उनका चाहे एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनकी जो माफ़ी टैक्सेस में की गई जी, वो इतनी है कि जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें अगर वही न की जाए तो सारे तमाम वेलफेयर के कार्यक्रम भी हो जाएंगे और हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनका जो है वो पुरानी पेंशन भी बहाल हो जाएगी। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकार 14% अपना दे रही है कंट्रीब्यूशन और 10% हमारी तनख्वाह से कटवा रही है। जी, ये मैंने वो जो कमेटी बनी है उसके सामने भी रखने का काम किया। हमारे जो राज्य मंत्री हैं चौधरी साहब, उनके सामने भी रखने का काम किया। हमने उनको कहा कि इसी पैसे को ये आप बाजार में मत लगाइए, आप जिस तरीके से आप इसको ले जा रहे हैं और कम जो है उसको आप दे रहे हैं, इसी पैसे को अगर सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया जाए, इसका सही इन्वेस्टमेंट हो जाए तो इतने पैसे में ही जो है वो पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। जी, तो ये खाली जो है वो पूंजीपतियों का पेट भरने के लिए हमारे पैसे भी काट करके जा रहे हैं और सरकार अपना 14% भी उसमें डुबाने का काम कर रही है। ये कौन जो है वो अच्छाई वाली बात है? मैं समझता हूँ कि सरकार को ये बात समझनी चाहिए, और जब तक सरकार इस बात को समझने का काम नहीं करेगी तब तक मैंने जी, जी, शिव गोपाल जी, आप की आवाज हम तक पहुंच रही है? तो लगता है कि उनका संपर्क हमसे टूट चुका है। शैलेंद्र सर जी, शिव गोपाल जी दोबारा जुड़ चुके हैं जी। अनम्यूट कर ले खुद को। शिव गोपाल जी खुद को अनम्यूट हो गया। जी सर। ये जो परिस्थितियां हैं हमारे सामने तो उनमें जो है वो ये बात बहुत साफ है कि सरकारें बहुत सी हम लोगों ने देखी हैं अपने जो है वो, अब मैं भी 73 ईयर्स का हो गया हूँ जी, तो बहुत सारी सरकारें देखी, जनता पार्टी की सरकार देखी, कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं। वैसे तो मैं जानता हूँ कि सरकार भी एक मालिक है और हम लोग मजदूर हैं, मालिक और मजदूर का संघर्ष बराबर रहा है। 60, 68, 74 में हम लोगों ने बड़ी हड़तालें की हैं रेलवे में, और कई बार उसके बाद भी मौके आए जब हड़ताल के लिए नोटिस दिया लेकिन सरकारों ने समझौता कर लिया तो हम लोगों ने फिर जो है वो हड़ताल जो है वो करने का काम नहीं किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो पुरानी पेंशन बहाली है उस मसले पर या तो सरकार जो है वो सीधे तौर पर खुल करके सामने आए, और नहीं आएगी तो हमारे पास जो है वो कोई विकल्प नहीं है। हम बहुत जल्दी आपको सुनने को आएगा कि हम लोग जो है वो हड़ताल की तारीख का दिन फिक्स कर लिए हैं और हड़ताल का नोटिस देने की तारीख भी फिक्स कर ली है। अब बर्दाश्त से ऊपर हो रहा है, अब जो है वो याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा जी। और क्या वो जो मंच है वो दिल्ली में होगा? ये मंच सारे हिंदुस्तान में होगा, ये लड़ाई सारे हिंदुस्तान में होगी, ये लड़ाई हर सड़क पे होगी, ये लड़ाई हर प्रतिष्ठान में होगी, और इसमें देश के तमाम राज्य कर्मचारी, तमाम जो है वो शिक्षक, इसमें तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी, तमाम जो है वो कारपोरेशंस सब इसके अंदर शामिल होंगे, बैंक के लोग भी इसमें होंगे, बिजली के लोग भी इसमें होंगे, इनमें तमाम लोग शामिल होंगे। और मैं प्रयास करूंगा और कोशिश भी कर रहा हूं कि तमाम जो देश भर के कामगार हैं वो इकट्ठा होकर के कम से कम इस एक सवाल पर, पेंशन के सवाल पर तो सारे लोग आकर के इकट्ठा हो। इस देश के अंदर अटल पेंशन योजना के लिए ये है कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी, लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारी जो 40 साल 36 साल नौकरी करके जाएंगे उनके लिए कोई पेंशन नहीं जी। और जैसा अभी शैलेंद्र भाई कह रहे थे कि अगर ये इतनी अच्छी है तो प्रधानमंत्री अपने लिए क्यों नहीं कर लेते, मंत्री लोग क्यों नहीं कर लेते, एमपी और एमएलए क्यों नहीं कर लेते जी? उनको चाहिए सरकारी पेंशन और हमको देंगे
जो है वो नई पेंशन। हम्म। इतनी बेईमानी तो नहीं करनी चाहिए ना। जी। ये क्या चीजें अच्छी नहीं है। जी। शिव गोपाल सर, क्या ये लगता है कि जिस तरह से एक निराशा या फिर एक उदासीनता सरकार ने दिखाई है, क्या वो अपनी जीत के प्रति इतनी आश्वस्त है कि उसे अपने बजट में कर्मचारियों को देने के लिए कुछ भी उसने तत्परता या फिर रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो अब लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो अपने जीत के प्रति काफी आश्वस्त दिखने लगी है? देखिए, एक बात सुन लीजिए, हमारे को इनकी जीत और हार से कोई लेना देना नहीं है। हम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और कर्मचारी जब लड़ता है तो अपने भविष्य के लिए लड़ता है, अपनी तनख्वाह के लिए लड़ता है, अपने भत्ते के लिए लड़ता है, अपनी सर्विस कंडीशंस के लिए लड़ता है, अपनी प्रोन्नति के लिए लड़ता है। वो लोकसभा और विधानसभा की कुर्सी कब्जा करने के लिए नहीं लड़ता जी। तो ये बात ये निश्चित समझ लीजिए, वो सरकार चाहे जितनी आश्वस्त हो जाए, जीत के आ जाएंगे और हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, रेल में देश में रेलें ठप हो जाएंगी, सड़कें पे लोग रोडवेज के बस ड्राइवर उतर जाएंगे, लोग जो है वो पोस्ट ऑफिस बंद कर देंगे, बिजली नहीं आएगी, तो क्या सरकार चल जाएगी क्या? हम सरकार के एक कहना चाहिए अनिवार्य अंग है। अगर हमारा नरिशमेंट नहीं होगा, हमको विकलांग कर दिया जाएगा, तो ये सरकार भी विकलांग हो जाएगी, वो भी दिव्यांग हो जाएगी जी। तो इनको चाहिए कि गांधी जी कहते थे कि जो कर्मचारी संतुष्ट होगा, संतुष्ट कर्मचारी ही किसी भी प्रतिष्ठान का सबसे अच्छा वो होता है। वो कहते थे कि जो लोग कैपिटल की अपनी जो है वो पूंजी की अपनी अहमियत है, लेकिन पूंजी पैदा करने वाले हाथों की भी अहमियत होनी चाहिए। हर जगह गांधी का नाम लिया जाता है, लेकिन पूंजी पैदा करने वाले हाथों की जो है वो तिरस्कार हो रहा है, इसे कैसे चलेगा जी? तो हमको इस बात की चिंता नहीं है कि ये सरकार बहुमत में आ जाएगी, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, वो सब आपको भी मालूम है कि वोट कैसे पड़ता है, वोट कौन देता है और उसका नैरेटिव कैसे बनाया जाता है, वो सब आपको भी पता है। लेकिन हम ट्रेड यूनियन लीडर हैं जी। हमने इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमने उनके बाप जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमने उनके बेटियों को भी हड़ताल का नोटिस दिया और इनको भी हड़ताल का नोटिस देंगे। इनके खिलाफ भी पहले भी दे चुके हैं। इन्होंने जब 4% बढ़ाया था, वो हमारी नोटिस की वजह से बढ़ा था। 10 से 14% सरकारी कर्मचारियों का जो इन्होंने एनपीएस में बढ़ाया, वो उसी की वजह से बढ़ा था जी। हम दोबारा नोटिस देंगे और देखते हैं कि उस नोटिस का असर क्या होता है जी। दोबारा नोटिस यानी कुछ और महीनों के लिए जो है हड़ताल की तो बात हो रही है, लेकिन कुछ और महीने हम ये अंदाजा लगाए कि ये हड़ताल नहीं होने वाली है। जल्दी भी हो सकती है, क्योंकि हड़ताल की नोटिस के लिए 6 हफ्ते का समय चाहिए और अभी हमारे पास 6 हफ्ते का समय है चुनाव के पहले भी। और हमारी कोई भी लड़ाई जो है वो चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है। हम ये नहीं मानते कि ये चुनाव हो जाएंगे, जो सरकार आ जाएगी बड़ी श्रेष्ठ हो जाएगी। पिछली कांग्रेस सरकार ने एनडीए सरकार लाई थी ये एनपीएस की स्कीम, लेकिन जो हमारी कांग्रेस की सरकार है वो पीएफआरडीए एक्ट को जो है वो पास कराया उसने पार्लियामेंट में और दोनों पार्टियों ने मिलकर पास करा लिया जी, कांग्रेस और भाजपा ने। तो हमारे लिए कांग्रेस हो भाजपा हो, इनकी सबकी आर्थिक नीतियां एक ही जैसी हैं। तो हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनके लिए लड़ना चाहते हैं और हम उसके लिए लड़ेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये कर्मचारी संघ इतने मजबूत हैं कि ये निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं उनको बढ़ा करके लोगों को देने में कामयाब होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। कर्मचारियों के साथ छलावा होता रहा है, लेकिन पिछले साल जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था तो कांग्रेस के कुछ नेता थे। क्या संयुक्त रूप से जब हम ये सुनते हैं कि संयुक्त रूप से ये लड़ाई लड़ी जाएगी, तो इसमें राजनेता भी और तमाम वो कर्मचारी जिन पर वर्क ओवरलोड वर्क है, क्योंकि खाली पद है, लाखों की तादाद में खाली पद है, कॉन्ट्रैक्ट्स पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं और कुछ तो कुछ विभागों का निजीकरण भी किया जा रहा है, तो क्या संयुक्त रूप में हम अलग अलग पार्टियों को भी देखेंगे आने वाले समय में जब भी ये हड़ताल होगी, वो मंच साझा करते नजर आएंगे? देखिए, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को हम अपने ज्ञापन देंगे, सभी राजनीतिक दलों को हम अपने मेमोरेंडम भेजेंगे जी। लेकिन जहां तक का हमारा प्रश्न है,
हमारी नीति है कि हम अपने मंच पर राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित नहीं करते। हम लोग पूरी तरह से अराजनीतिक, हम लोग कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जो मुख्य समस्या आज की तारीख में है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी बात यह है पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को कैसे बचाया जाए, उसका निजीकरण। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में जो उन्होंने कहा 6 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा, और कई पब्लिक सेक्टर्स का नाम बता दिया कि इनको इनको इस प्रकार से बेचेंगे, डिमोनेटाइजेशन को वो मोनेटाइजेशन पैदा है। और दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, आज आउटसोर्स कर्मचारी जिसका शोषण हो रहा है जी, जिसकी जिम्मेदारी भी नहीं है, उसके माध्यम से सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है, यह उचित नहीं। तीसरी बात, सबके लिए पेंशन एक जैसी होनी चाहिए, पुरानी पेंशन की बहाली जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसा अभी शिवगोपाल जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। 14% का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एनपीएस में गवर्नमेंट कर रही है, 10% का कॉन्ट्रीब्यूशन इम्प्लाई कर रहा है जी। एक बार बैठे तो अर्थशास्त्रियों के साथ, हमारे पास उसका गणित है, हम उनको समझा सकते हैं कि कुछ भी सरकार को अतिरिक्त व्यय नहीं करना है, इसी से संभव। आखिरकार कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया जी, आखिरकार कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन को खत्म ही नहीं किया, तो क्या वो राज्य कंगाल हो गए? इसलिए ये डिबेट का विषय नहीं है, इसको शांतिपूर्वक सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि कर्मचारी एक सिस्टम में काम करता है, और उस सिस्टम में काम करने के बाद 36 साल के बाद अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो भविष्य खत्म हो जाता है। वह कहाँ जाएगा, वह क्या करेगा? वह दुकानदार नहीं है कि 60 साल की उम्र के बाद भी दुकान क्यों चलेगी, उसकी दुकान नहीं है, वह एक सिस्टम में काम करता है और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, वह बिजनेस नहीं कर सकता। तो कर्मचारी के साथ यह नितांत अन्यायपूर्ण है। इसलिए पब्लिक सेक्टर को बचाना, निजीकरण के खिलाफ हमारी लड़ाई, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के हम खिलाफ है, वह किसी के हित में नहीं, राष्ट्र के हित में नहीं। और पुरानी पेंशन की बात, इन सवालों पर अगर लोकतांत्रिक तरीके सब समाप्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, और उसके लिए देश के कर्मचारी वर्ग अलग अलग सेक्टर का मानसिक रूप से तैयार है, यह बात मैं कह रहा था। जी, जब बात कर्मचारियों के अधिकारों की आती है शैलेंद्र सर, तो जिस नैरेटिव की बात शिव गोपाल सर ने भी कही कि अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, मैं सवाल करना चाहूँगी कि जब हिंदुत्व का मुद्दा आता है या फिर और भी अलग अलग मसले जो केंद्र सरकार से जुड़े हुए जिनके आरोपों का वो सामना कर रही है, तो क्या इन अधिकारों को कर्मचारी अपने अधिकारों की मांग को लेकर कुछ ऐसी रणनीति भी अपना सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव की बात हो तो वो संयुक्त रूप से मोदी सरकार के विरोध में मतदान करें? इस तरह की कोई धमकी या अल्टीमेटम? मैंने पहले कहा कि हमारा सवाल और राजनीतिक है, जैसे शिवगोपाल जी ने कहा था यह सरकार वापस भी आती तब भी अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे, रेल बंद हो जाएगी, बिजली बंद हो जाएगी, कोयला खदानें बंद हो जाएंगी, तो क्या सरकार चल जाएगी? कर्मचारियों की अपनी भूमिका है, पब्लिक सेक्टर की अपनी भूमिका है, उस भूमिका को सरकार को स्वीकार करना चाहिए और अपने भूमिका के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर हमारा ये संघर्ष होगा। इस संघर्ष का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जी, शिव गोपाल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन जो कार्यशैली रही है पिछले 10 वर्षों में अगर मैं देखूं तो जिस तरीके से निजीकरण हुआ है, जिस तरीके से आउटसोर्स एम्प्लॉयज को जो है लाया जा रहा है, और जिस तरीके से सरकारी विभागों के पद खाली है, लाखों की तादाद में ये पद खाली है, फिर भी क्या उम्मीद है कि अगर यही सरकार जीत कर आती है तो भी आपकी मांगों पर थोड़ा सा जो है वो भरोसा या फिर उम्मीदें बनी हुई हैं? देखिए, एक तो जो आपने सवाल किया है उसका मैं जवाब दूंगा। दूसरा यह है कि रैलियां बहुत सारी हुई हैं जो हम केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के और शिक्षकों की, इवन उसमें हमारे बिजली के साथी भी शामिल थे जी। हम लोगों ने जो रैली की थी उसमें हम लोगों ने किसी भी राजनीतिक दल के नेता को वहां नहीं आया। हम आपको एक बात बताएं कि ये माननीय खड़गे जी जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये हमारे रेल मंत्री भी होते थे जी। इनसे हम लोगों ने काफी बहस की और अल्टीमेटली इन्होंने उस समय चिदम्बरम जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको चिट्ठी लिखा कि रेल के जो कर्मचारी हैं किसी भी तरीके से सीमा में जो प्रहरी हैं, वर्दी वाले फौज के लोग हैं, उनसे कम नहीं है, क्योंकि 400-500 लोग हर साल अपनी शहादत देते हैं रेलों को चलाते हुए, जो शायद मिलिट्री में भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए
इनको सरकारी खजाने से पेंशन दी जाए, और इसके लिए हम कटोरा ले करके भारत सरकार के पास नहीं आएंगे, जनरल बजट से कोई पैसा नहीं मांगेंगे। ये खड़गे साहब का पत्र है लिखा पढ़ी में, हालांकि इसको चिदम्बरम ने नहीं माना, वो अलग का विषय है। बाद में पीयूष गोयल ने, सुरेश प्रभु ने भी इसी पत्र को जेटली साहब को लिखा, और जेटली साहब ने भी उसको नहीं माना। क्योंकि हम सारे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो खाली रेलवे वालों के लिए हम लोगों ने उसको इश्यू नहीं बनाया। क्योंकि हम लोगों को लगा कि मान लो आज मिलिट्री में वर्दी वालों को मिल गया, कल रेलवे वालों को मिल जाएगा, तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे। हम लोगों ने फैसला किया है कि नहीं, हम इस लड़ाई को, सब लोगों की लड़ाई है, सब लोग मिल करके लड़ेंगे। क्योंकि खाली हम ले लें और दूसरा आदमी जो है वो बैठा रहे, तो नहीं है। तो ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जब हम रैली कर रहे थे तो हमको खबर आया कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी आना चाहते हैं मंच पर, तो हम लोगों ने उनको कहा कि उनका सम्मान है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, तो हमारे जो लोग जो है करेंगे। अब सवाल दूसरा आपने रखा है, ये है कि जो आने वाला समय है उसमें हम लोगों की क्या भूमिका होगी। तो देखिए, जहाँ तक चुनाव है, तो चुनाव के बारे में मैं एक बात जानता हूँ, वो ये है कि चुनाव में डिफरेंट नैरेटिव्स बनते हैं, फिर बनेंगे। अभी ये बात सही है, राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद में, राम मंदिर जो है बन जाने के बाद में, देश की जनता में जो है वो एक नया जो है वो जोश है, और लोग जो है वो इस बात को कहते भी हैं और उसको भुनाया भी जा रहा है। तमाम राज्यों से स्पॉन्सर्ड गाड़ियां चल रही हैं, वहां पर जो है वो शपथ भी दिलवाई जा रही है कि जिन्होंने मंदिर बनाया है उनको भूलिएगा मत। ठीक बात है, वो अपनी जगह चलता है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, वो लोगों के मन में रहते हैं, लोगों के जो है दिल में रहते हैं। हमारा कोई जो है वो किसी पार्टी उससे विरोध नहीं है। जिन्होंने जो लाए थे, जो पीएफआरडी एक्ट लाए थे, उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया। आज फिर उसको एनपीएस में ले जाने की कोशिश हो रही है जी। ये जो तमाम चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि होगा नहीं। एक दूसरी बात जो आपने कही, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग स्थिति है। क्योंकि मैं नेशनल काउंसिल जेसीएम का स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूँ, मैं जानता हूँ कि आज की तारीख में तकरीबन 11.5 लाख पोस्टें सरकारी, सिर्फ सरकारी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों में करीब 11.5 लाख के करीब वैकेंसीज हैं। रेलवे के उसमें से थोड़ा सा जो है फायदेमंद स्थिति में है, इसलिए कि रेल जो है वो बिना स्टेशन मास्टर के नहीं चल सकती, रेलवे बिना लोको पायलट के नहीं चल सकती, रेलवे बगैर ट्रैकमैन के नहीं चल सकती, रेलवे पॉइंट्समैन के बगैर नहीं चल सकती। तो इसलिए रेलवे में 1,55,000 लोगों को पिछले साल लिया गया है। इस साल भी जो आंकड़ा हमारे पास है, उस हिसाब से इस साल में भी करीब 1,80,000 के लोग जो हैं, करीब लोग जो हैं वो भर्ती होंगे जी। तो वैकेंसीज तो फिर भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि वैकेंसी खत्म होने वाली है, लेकिन भर्ती तो करना पड़ेगा। लेकिन ये रेलवे ही क्यों, हर डिपार्टमेंट में जो खाली पड़े हुए पद हैं उनको भरने की बात होनी चाहिए जी। मैं ये समझता हूँ, उससे बेरोजगारी भी दूर होगी। जो बात आपने कही आउटसोर्सिंग की, ये बिल्कुल सही बात है। आउटसोर्सिंग के दो नुकसान हैं। एक नुकसान तो ये है कि आउटसोर्सिंग के जरिए जो लोग आ रहे हैं वो कुशल नहीं है, उससे हमारी सेफ्टी को बहुत बड़ा खतरा है। आज बालासोर का दुर्घटना हो गया जी, आज जो है वो सीबीआई लगा दी गई, दुनिया भर की चीजें हो गई, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए हैं कि हमें जितने लोग चाहिए जिस काम पर, उतने लोग हमारे पास नहीं है, और एक्सपर्ट लोग नहीं है। तो जब तक जिस काम के लिए जो लोग चाहिए वो लोग नहीं मिलेंगे, तब तक हम अपने तंत्र को भी ठीक तरीके से नहीं चला पाएंगे। हमें खुशी है इस बारे में कि कम से कम हमारे रेल मंत्री इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जब तक हमारे लोग हैं हम उनको निश्चित तौर पर मोटिवेट करेंगे भी। हमने विरोध किया कि आईसीएफ में, मद्रास में, चेन्नई में जो आप टीटागढ़ को और बीएचईएल को वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए दे रहे हैं, हम इस पे आपसे झगड़ा करेंगे, नहीं मानेंगे। अल्टीमेटली उन्होंने अपने फैसले को बदल दिया जी, और कहा कि आप जितनी भी वंदे भारत हमारे लोग बना पाएंगे हम उनसे बनवाएंगे। रायबरेली में कारखाना है, 1900 लोग काम करते हैं, 2000 कोचेज का हम हर साल प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो सवाल है कि जब रेलवे मैन खुद जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, तो फिर किस बात के लिए जो है वो निजीकरण हो रहा है जी। तो ये चीजें हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है और हम लोग इसको
जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। हम इसको लेकर के निश्चित तौर पर पहले भी संघर्ष किए हैं, आने वाले समय में भी संघर्ष करने की बात करेंगे। अभी तो उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए कि हम बात कहते हैं, सरकार मान लेती है। जी जी, चलिए, अभी भी उम्मीदें यानी बनी हुई हैं, लेकिन समय समाप्ति का इशारा कर रहा है। तो शिव गोपाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और शैलेंद्र दुबे सर, आपका भी आभार कि आपने वक्त निकाला, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को थोड़ी स्पष्टता आई होगी कि भारत का जो कर्मचारी वर्ग है वो आखिर क्यों लगातार मोदी सरकार से निराश और नाराज भी दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ये जो अधिकारों का आंदोलन है, इसे अराजनीतिक बनाए रखने पर ही अलग अलग संगठनों और जो चेयरपर्सन्स हैं अलग अलग फेडरेशन के, उनका ये इरादा दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।